आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में एक नए विषय को लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत में किस प्रकार रेलवे का विकास हुआ, भारत में किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ। और इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का निष्कासन क्या था, उसके सिद्धांत देने वाले कौन थे और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसी क्लास के दौरान हम कवर करेंगे भारत में अंग्रेज़ों की अकाल नीति, कि भारत में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार अकाल नीति डेवलप की और उस अकाल नीति के कौन कौन से प्रमुख आयोग थे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत में रेलवे का विकास, रेलवे से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हम इस टॉपिक में तैयार करेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि रेलवे का विकास का मतलब है कि किस प्रकार भारत में रेलवे का आरंभ किया गया, और रेलवे का जब आरंभ किया गया तो वो कौन से अधिकारी थे जिनने रेलवे को भारत में लागू करवाया, और वे कौन से प्रेरक तत्व थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अंततः लगा कि भारत में भी रेलवे का विकास होना चाहिए। इसके पूर्व टॉपिक पे हमने आपको बताया था कि भारत में जो अंग्रेज़ों की वाणिज्यिक नीति थी उसके 3 क्रम थे। पहला क्रम जो मैंने आपको बताया था वो था वाणिज्यवाद का चरण, जिसमें व्यापारिक एकाधिकार हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो दूसरा फेज था वो था औद्योगिक पूंजीवाद का, जिसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था और सभी लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। वहीं जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वाणिज्य का तीसरा चरण देखते हैं जिसको हम बोलते हैं वित्तीयवादी चरण, उस वित्तीयवादी चरण के अंतर्गत भारत में रेलवे का आरंभ हुआ। भारत में रेलवे को विकास करने का जो सबसे पहला प्रस्ताव रखा गया था वो रखा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटेन की सरकार ने वहाँ के उद्योगपतियों को एक ऑफर दिया कि यदि आप जाकर भारत में रेलवे के विकास में, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ब्रिटेन की सरकार आपको 5 से 7% के काउंटर गारंटी देगी। काउंटर गारंटी का मतलब है यदि ब्रिटेन का कोई भी उद्योगपति भारत में रेलवे की पटरियां बिछाएगा या रेलवे के संबंधित कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ की सरकार ने इस बात की गारंटी ले ली कि उसके बदले में कम से कम 5% का लाभ आपको ब्रिटेन की सरकार देगी। अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ नहीं होता है तो 5% की गारंटी ब्रिटिश सरकार ने ले ली। भारत में जो रेलवे का विकास किया जा रहा था वो एक अजीबोगरीब घटना थी। अजीबोगरीब घटना क्यों थी कि मान लीजिए भारत में रेलवे का विकास कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के वो निजी या प्राइवेट लोग जिनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब भी ब्रिटेन की सरकार कहती है कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कम से कम 5% का लाभ होगा। आप सोचिए, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है कि मैं 5% का आपको कम से कम लाभ दूंगा। अब भारत में जब रेलवे का विकास किया जाएगा तो इस रेलवे के विकास में जो पैसा लगेगा वो तो प्राइवेट लोगों का लगेगा, लेकिन सरकार रिस्पॉन्सिबल हो गई है 5% देने के लिए, 5% लाभ देने के लिए। इसलिए आप देखिएगा कि रेलवे के विकास ने भारत सरकार को, उस समय जो तत्कालीन ब्रिटेन की सरकार है, उसको एक नए उत्तरदायित्व की ओर ढकेल दिया कि 5% का जब हम लाभ देंगे आपको, अब उससे होगा क्या, अब भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ जो होगा, धन का निष्कासन होगा, वो और तेज हो जाएगा। क्योंकि अब तो इंग्लैंड के जो अरबपति लोग हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे लेकिन उनको ये भरोसा है कि ब्रिटेन की सरकार हमको अंत में लाभ तो देगी ही।
अगर लाभ नहीं भी हुआ तो कम से कम 5% तो होना तय है। इसलिए आप देखिए कि काउंटर गारंटी के अंतर्गत भारत में एक अजीबो करीब की किस्म की रेलवे का विकास किया जा रहा है। इसलिए इसी टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत में ऐसे कौन से प्रेरक तत्व थे जिन्होंने रेलवे के विकास के लिए भारत को आगे बढ़ाया, और रेलवे के भारत पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में रेलवे संबंधी प्रमुख तथ्यों में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव 1832-33 ईस्वी में गवर्नर विलियम बेंटिंक ने दिया था। गवर्नर विलियम बेंटिंक के द्वारा दिया गया था। लेकिन तत्कालीन 1830 के दशक में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया और भारत में रेलवे का विकास नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे आगे के काल में ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा महसूस होने लगा कि यदि हमें भारत में औद्योगिक क्रांति के जिस रूप में हम भारत का उपयोग कर रहे हैं कच्चे माल के लिए, अगर हमें उसमें और तेजी लाना है और गति लाना है तो भारत में रेलवे होना बहुत आवश्यक है। एक तत्व और थे, और उस समय तत्कालीन स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगान युद्ध और सिख युद्ध भी लड़े थे। इसलिए 1950 के दशक में ये आवश्यकता और अधिक होने लगी। इसलिए समय था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। ये वो ऐतिहासिक घड़ी थी कि जिसने भारत में पहली बार रेलवे चलाई थी, पहली बार ट्रेन चलाई गई। इसलिए ऐतिहासिक डेट जो थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में गवर्नर रहे लॉर्ड डलहौजी के समय बंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई। आप समझिएगा कि 1833 में जो प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव मंजूर हुआ और धीरे धीरे भारत में रेलवे लाइनों का विकास होने लगा, और पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ट्रेन चलाई गई। और ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई, तो मुंबई से थाने के मध्य में चलाई गई, जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस संबंध में। उसने कहा था कि रेलवे के विकास होने के बाद रेलवे का भारत में विकास होने के बाद में
विकास होने के बाद भारत अंग्रेजों के कब्जे में तब तक रहेगा जब तक हमारा नियंत्रण या हमारी शक्ति नौसेना के क्षेत्र में रहेगी, नौसेना के क्षेत्र में रहेगी। 1850 के दशक में ब्रिटेन का एक गवर्नर जनरल जिसका नाम लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी ये कह रहा है कि भारत में जब तक रेलवे रहेगी, जब तक हमारा शासन रहेगा, सिर्फ हमारे पास नौसैनिक शक्ति रहना चाहिए। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी इस बात को बखूबी जान रहा है कि यदि हमें सेना का आवागमन फास्ट कराना है, किसी युद्ध को या क्षेत्रीय राजा को या किसी रियासत को दबाना है और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को ले जाकर ब्रिटेन में ले जाना है और वहाँ से बने हुए सामान को भारत के बाज़ारों तक पहुँचाना है, जिससे भारत की राजनीतिक शोषण भी और आर्थिक शोषण दोनों किए जाएंगे, तब तक हम भारत में बने रहेंगे। सिर्फ हमारे पास नौसैनिक शक्ति होनी चाहिए। आप सोचिए कि ब्रिटेन का एक गवर्नर जनरल जिसकी महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, जिसने मुगलों का अंत कर दिया है, उस गवर्नर जनरल की दूरदृष्टि इस बात को प्रदर्शित कर रही है और वो व्यक्ति जान रहा है कि भारत में रेलवे का क्या महत्व है। अगर रेलवे रहेगी तो भारत में हमारा शासन भी स्थापित हो जाएगा। और लगभग ऐसा हुआ भी कि रेलवे जब तक विकास होता रहा, भारत में उसकी कंडीशन देखेंगे तो आप देखिएगा कि सर्वप्रथम भारत में रेलवे का विकास ब्रिटेन के प्राइवेट लोगों ने किया, प्राइवेट लोगों द्वारा किया गया। जब ब्रिटेन के द्वारा किया गया, ब्रिटेन के प्राइवेट लोगों के द्वारा किया गया, जिस पर इंग्लिश सरकार द्वारा 5% लाभ की गारंटी दी गई थी कि ब्रिटेन की सरकार ने कहा था अपने लोगों से, अपने यहाँ के नागरिकों से, आप जाइए और भारत में रेलवे का विकास करिए। आप जो इन्वेस्ट करेंगे उस टोटल इन्वेस्ट में मैं कम से कम न्यूनतम तरीके से आपको 5% का लाभ दूंगा। उसके बाद जब प्राइवेट लोगों ने भारत पर रेलवे का विकास आरंभ कर दिया, तब पटरियों को बिछाना भी आरंभ किया गया, रेलवे के ट्रेनों का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी थी। जब गति बहुत धीमी थी और सरकार को लगा कि हमने रेलवे से जो अपेक्षा की थी वो सामान्यतः अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, जब पूरी नहीं हो पा रही है तब सरकार और प्राइवेट दोनों लोगों ने 1869 ईस्वी के बाद क्या किया कि निजी प्लस ब्रिटेन की सरकार दोनों लोगों ने मिलकर, जहां ब्रिटेन की सरकार भी मिल चुकी है और ब्रिटेन के बड़े बड़े उद्योगपति जो भारत में रेलवे के विकास के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, सरकार और ब्रिटेन के
प्राइवेट लोगों दोनों ने मिलकर रेलवे को विकास में तेजी लाई, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर बहुत तेजी लानी है तो हमें सरकार और प्राइवेट दोनों लोगों का साथ चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि अंततः 1870 के दशक के आसपास में ब्रिटेन के प्राइवेट लोग और ब्रिटेन की सरकार दोनों ने अपना समझौता कर लिया और भारत में रेलवे लाइन बिछाने लगे। इसलिए भारत में रेलवे लाइनों का उस समय अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो वो हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में लॉर्ड कर्जन के काल में क्यों हुआ? क्योंकि उस समय लॉर्ड कर्जन ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए रेलवे को लेकर, जिससे सबसे अधिक विकास रेलवे का हुआ। अब आप देखेंगे कि रेलवे का जो विकास हो रहा है, जिसमें ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भाग ले रहे हैं, और ब्रिटेन के वो उद्योगपति जिनके पास पैसा बहुत है और वो भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वित्त की अधिकता हो गई है। और वित्त की अधिकता क्यों हो गई है? वित्त की अधिकता इसलिए हो गई है क्योंकि उन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है। इसलिए हम इस टॉपिक में देखेंगे रेलवे से संबंधित रेलवे संबंधी कुछ आयोग ऑब्लिक तथ्य। क्योंकि जब इतना बड़ा आप आधारभूत ढांचा तैयार करने वाले हैं, तो उस आधारभूत ढांचे के लिए आपको कुछ समिति बनानी पड़ेगी, कुछ आयोगों का गठन करना पड़ेगा और कुछ ऐसे बोर्ड बनाने पड़ेंगे जिससे आप रेलवे को नियंत्रण कर पाएं और उसको चला भी पाएं। इसलिए आप देखेंगे कि रेलवे संबंधी कुछ तथ्यों में आप देखेंगे कि रेलवे बोर्ड का स्थापना की गई। क्या की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1905 ईस्वी में। क्योंकि रेलवे का विकास ज़्यादा हो रहा था, इसलिए रेलवे को पार्टिकुलर रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशली बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम था रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड बनाने के बाद सरकार आगे बढ़ी और बढ़ने के क्रम में उसने एक आयोग बनाया जिसका नाम था थॉमस रॉबर्टसन आयोग। क्वेश्चन आता है कि थॉमस रॉबर्टसन आयोग का संबंध किससे है? तो आप समझ पा रहे हैं कि थॉमस रॉबर्टसन आयोग का संबंध जो है वो रेलवे विभाग से संबंधित है, क्योंकि थॉमस रॉबर्टसन आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन की और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर रेलवे में कुछ रिफॉर्म्स किए गए जो अधिक से अधिक साम्राज्यवादी नीतियों को लागू कर पाएं और साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ा पाएं। इसलिए इसी क्रम में हमको देखना होगा, एक और आयोग आया जिसका नाम था एकवर्थ आयोग। एकवर्थ आयोग 1919 ईस्वी। इस एकवर्थ आयोग का भी संबंध किससे है? तो आप कहेंगे इस एकवर्थ आयोग का भी संबंध रेलवे से है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक तरफ कुछ बोर्ड लिख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ या तो सन लिख दी जाती है या उसका संबंध लिख दिया जाता है। जैसे इसके पूर्व क्लास में हमने आपको कुछ आयोग बताए थे संभवतः, उन आयोग का संबंध किससे रहेगा? तो वो रहेगा रेलवे से। इसलिए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। थॉमस रॉबर्टसन आयोग का संबंध रेलवे से, एकवर्थ आयोग का संबंध रेलवे से। इसलिए अब जब रेलवे का विकास भारत में हो रहा है, तो उस रेलवे के विकास में ब्रिटेन की सरकार अपना बजट लेकर आती थी। बजट की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई थी वो हम आगे कभी जब रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, और भारत में संवैधानिक के विकास या उनकी प्रशासनिक नीतियों का विकास किस क्रम में हुआ, उस क्रम में ये भी जानेंगे कि अंततः कैसे ब्रिटेन की सरकार ने बजट प्रक्रिया आरंभ की थी। इसलिए एक और आता है कि रेलवे बजट को आम बजट से लकअप कर दिया गया। आम बजट से
कब अलग किया गया? कब अलग किया गया? तो ये समय था 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में रेलवे बोर्ड को रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब सरकार का बजट के माध्यम से भी रेलवे पर विशेष फोकस हो गया कि अब हमें पार्टिकुलर रेलवे के क्षेत्र में क्या करना है। इसलिए ये हो गए हैं रेलवे संबंधी कुछ तथ्य। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन से तथ्य थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेलवे के विकास से संबंध में आगे बढ़ाया। क्योंकि रेलवे से संबंधित मेंस का भी टॉपिक रहता है और मेंस में ये पूछा जाता है कि रेलवे से भारत में क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या प्रभाव पड़े, उसका लाभ क्या हुआ भारत को, अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। इसलिए हम देखेंगे भारत में रेलवे के विकास के प्रेरक कारण कि वो कौन से ऐसे रीजन्स थे या फीचर्स थे जिनके आधार पर ब्रिटेन की सरकार को लगा कि भारत में रेलवे का विकास करना होगा। तो सबसे अगर हम देखें तो ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि वह भारत में सेना के आवागमन को तेज करे। क्योंकि ब्रिटेन की सरकार इस बात के लिए उत्तेजित हो रही है कि अगर मान लीजिए यह भारत है, अगर कोलकाता रेजिमेंट से मद्रास या दक्षिण में अपनी सेना भेजनी है तो उसके पास एक विकल्प है कि वो समुद्र के रास्ते भेज दें। अगर वो स्थल मार्ग से सेना को भेजना चाहती है, उसकी सेना हम मान लेते हैं इस क्षेत्र में है, तो यहाँ तो उसको निश्चित है स्थल मार्ग का उपयोग करना होगा। और जब स्थल मार्ग का उपयोग करना होगा तो स्थल मार्ग का उपयोग में सेना को खतरा भी है और सेना के आवागमन में वो तेजी नहीं आ सकती है कि सेना किसका उपयोग करेगी, घोड़ों का उपयोग करेगी, हाथी का उपयोग करेगी, पैदल उपयोग करेगी। लेकिन रेलवे के माध्यम से सरकार चाहती है कि हमारी सेना की जो गति है वो द्रुतगामी हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े आंदोलन को दबा पाएंगे, बड़े बड़े विद्रोहों को दबा पाएंगे और भारत का आर्थिक शोषण भी कर पाएंगे। वहीं अगर हम देखें तो भारत के अंतिम गांव तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिससे ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेज सके और ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं को भारत के बाजारों तक ला सके। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो भी कच्चा माल पैदा हो रहा है फसलों का, चाहे वो क्या बोलते हैं कपास हो, चाहे नील हो, और जो भी ब्रिटेन की उस समय आवश्यकताएं हैं कच्चे माल के संबंध में,
वो सारी आवश्यकताएं रेलवे के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं अंग्रेज। क्यों चाहते हैं? क्योंकि रेलवे एक फास्ट साधन है, एक तेज यातायात है, एक गतिमान यातायात है। इसके माध्यम से ब्रिटेन की सरकार उन मंडियों तक पहुंच गई जहां तक अंग्रेजों का पहुंचना 1850 के दशक तक 1850 के दशक तक संभव नहीं हुआ था। इसलिए ब्रिटेन की सरकार अब रेलवे के माध्यम से उस दूरस्थ भारत तक भी पहुंच गई जहां शायद ही कभी ब्रिटेन ने कल्पना की थी। इसलिए भारत की अब अंतिम गांव में उत्पादित होने वाला कच्चा माल रेलवे के माध्यम से ब्रिटेन भेज दिया जाता था। अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन से वही भारतीय माल जो कच्चा जा रहा है और वहां से प्रसंस्करण होने के माध्यम से उस माल में नवीनीकरण, कोई वस्त्र बना दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं बनाई जा रही हैं जो खासकर उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है। इसलिए वही माल सस्ता दामों में भारत से चला जा रहा है और भारत में वही माल महंगे दामों में ब्रिटेन लेकर आ रहा है और उस ट्रेन के माध्यम से फिर उन बाजारों में भेज दिया जा रहा है जहां लोगों की आवश्यकता है। अब आप समझिएगा कि ब्रिटेन अब भारत का शोषण को और तेजी लाएगा, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से ही ड्रेन ऑफ वेल्थ था, भारत से धन का निष्कासन में गति मिल गई। क्योंकि इसके पहले भारत में जो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे उस व्यापार की दर सामान्यतः कम थी, लेकिन अब शोषण की दर और बढ़ जाएगी। और ब्रिटेन ने इसका बहाना किया कि वह भारत में विकास लाना चाहती है, विकास लाना चाहती है, विकास लाना चाहती है, आधुनिकीकरण लाना चाहती है, आधुनिकीकरण लाना चाहती है। अब आप बताइए कि रेलवे के विकास में कौन सा भारत का आधुनिकीकरण हो जाएगा? 1850 के दशक में भारत में जो ट्रेन लाई जा रही है, जो रेलवे लाया जा रहा है, उससे भारत का विकास क्यों हो जाएगा? क्या उस समय 1850 के दशक में किसी भारत के आम किसान की आवश्यकता ट्रेन है? क्या भारत के किसी उद्योगपति की आवश्यकता रेलवे है? तो आंसर मिलता है रेलवे नहीं है आवश्यकता। रेलवे आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उस समय भारत का जो व्यापार हो रहा है उसमें सामान्यतः ऐसी कोई नीड नहीं है कि भारतीय व्यापारी या किसान रेलवे के माध्यम से अपना व्यापार कर सकें, क्योंकि व्यापार की जो दर है या व्यापार का जो तरीका है वो सामान्यतः अभी तक स्थल या समुद्री मार्ग से रहा था, लेकिन उसमें किसी ऐसे यातायात की आवश्यकता नहीं थी जैसे रेलवे। और भारत में अगर रेलवे ला भी दिया गया तो क्या भारत के उद्योगपति या किसी भारत के ऐसे व्यक्ति को रेलवे में अपने सामान को आवागमन करने का परमिशन मिलेगा? तो परमिशन मिलेगा, लेकिन अंग्रेज उनको हतोत्साहित करने के लिए उन पर इतना सारा टैक्सेस लगा देते थे जिससे भारतीय व्यापारी या भारतीय उद्योगपति कभी ट्रेन से अपने माल को ले ही जा पाए। इसलिए ट्रेन का और रेलवे का जो सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है वो ब्रिटेन की सरकार को हो रहा है। और ब्रिटेन की सरकार एक बात कर रही है कि हम इससे भारत का विकास लाना चाहते हैं। उस समय तत्कालीन कुछ इतिहासकार हुए हैं और कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात को बताया है कि भारत का इससे क्या लाभ हुआ। भारत का लाभ नहीं हुआ, बल्कि भारत का कई गुना से नुकसान हुआ, क्योंकि जो धन का निष्कासन की दर कम थी अब वो कई गुना बढ़ जाएगी। भारत में अकालों का जो हम कारण पढ़ते हैं कि भारत में अकाल क्यों बढ़ गए, तो उसका एक कारण रेलवे होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेलवे से अंग्रेजों को इतना लाभ हुआ कि अंग्रेजों ने भारत के अंतिम गांव तक शोषण कर लिया, चाहे वो आर्थिक स्तर का हो, चाहे राजनीतिक स्तर का हो। इसलिए आप देखेंगे कि जो विकास का बहाना लिया जा रहा है वो एकदम गलत है। और हम आगे देखेंगे वो अपने सेना को डिप्लॉयमेंट करना भी चाहते हैं और साथ साथ भारतीय विद्रोहों को दबाना चाहते हैं। भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए भी उपयोग किया। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन की सरकार जो बहाना कर रही है कि रेलवे का विकास से भारत को बहुत लाभ होगा,
तो एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रेलवे रियल में उस समय भारत की नीड नहीं थी। और आप देखिएगा कि 1850 के दशक में रेलवे आ भी गई और रेलवे का आरंभ भी कर दिया गया। क्या उस समय रेलवे का जो स्तर था वो आम व्यक्तियों के लिए अलाउ था? ठीक है, अलाउ रहा होगा। क्या भारत का वो व्यक्ति जिसकी आय बहुत न्यूनतम है, भारत का अधिकांश वर्ग जो है किसान है, गरीब है, अंग्रेजों ने ऊपर से शोषण कर रखा है, एक तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और पहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 1/2 50% की दर आपने निर्धारित कर रखी है। किसानों का भयंकर शोषण कर रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि रेलवे से हम किसानों का कल्याण कर देंगे। रेलवे आने से किसानों का कल्याण तो नहीं हुआ, लेकिन उससे अकालों की दर क्यों बढ़ गई मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये तो प्रेरक तत्व थे। वहीं अगर हम और देखें तो इससे हम देखेंगे भारत पर रेलवे के प्रभाव। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम प्रभाव की बात करते हैं, उसके इफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रभाव हमेशा दो ही स्थिति में हो सकते हैं। या तो वो स्थिति होगी लाभ की, या वो स्थिति होगी हानि की। इसलिए आप सोचिए कि जब भारत में रेलवे का विकास किया गया, तो अंग्रेजों का जो इंटेंशन होगा, जो उद्देश्य होगा, क्या वो भारत के लोगों का लाभ करना होगा? तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या भारत के लोगों की हानि करनी होगा? तो आंसर मिलेगा हाँ। क्योंकि ब्रिटेन के लोगों का जो मुख्य उद्देश्य ट्रेन का वो क्या है? वो है स्वयं को लाभ पहुंचाना और भारत सरकार को हानि पहुंचाना, या भारत के लोगों को हानि पहुंचाना। इसलिए आप देखिएगा कि जो लाभ भारत के लोगों को हुआ, वो लाभ अंग्रेजों ने सोचा नहीं था, लेकिन उससे तटस्थ होकर भारतीय लोगों को भी रेलवे का कुछ फायदा हुआ, लेकिन वो फायदा बहुत कम स्थिति में था। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे रेलवे का भारत में जो प्रभाव हुआ, जिसमें हानि हुई, जिसमें क्या कहेंगे हम, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव में हम देखेंगे कि भारत में रेलवे के आने से अकाल में वृद्धि हो गई। अकाल में वृद्धि हो गई। अकाल में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि जो ब्रिटेन की सरकार भारत में शासन कर रही है, और जब उसने रेलवे का विकास किया, उसमें ब्रिटेन के उद्योगपतियों को 5% का लाभ की गारंटी भी दे दी। जब गारंटी दे दी, तो आप सोचिए कि जो 5% का लाभ देना होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रिटेन की सरकार। लेकिन ब्रिटेन की सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? तो वो लाएगी भारतीय लोगों से। इसलिए अकाल की दर में वृद्धि हुई। इसका दबाव अंततः किसानों पर पड़ा। भारत में रेलवे जैसे तथ्यों को रेलवे जैसे रेलवे को रेलवे को प्राथमिकता देने के कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई। किसानों, गरीब, वंचित
आम भारतीय व्यक्ति पर, आम भारतीय उद्योगपति पर इसके प्रभाव नकारात्मक ही रहे, मक ही पड़े। आप देखिए कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे को प्राथमिकता दे रही है, तो सरकार, आप जानते हैं सरकार जब काम करती है, कोई भी सरकार रहे, जब कोई सरकार, मान लीजिए किसी देश में 4 रिलीजन रहते हैं, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और सिख। अगर मान लीजिए इन 4 रिलीजन में से कोई एक रिलीजन की सरकार बनती है, अगर सरकार का कुल राजस्व कुछ लाख रुपए है और उसमें से सरकार अपने उस राजस्व में से, उस बजट में से अधिकांश हिस्सा किसी एक पार्टिकुलर धर्म के लिए ही कर देगी, तो क्या और बचे हुए 3 धर्मों का विकास हो पाएगा? तो आंसर मिलता है नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्कालीन स्थिति में जब ब्रिटेन के लोग रेलवे को प्रेफर दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उपेक्षा किसकी हो रही है? कृषि क्षेत्र की। अब कृषि क्षेत्र की उपेक्षा बहुत ज्यादा होने लगी थी। और आप क्या करेंगे, देखेंगे भारत में हथकरघा उद्योग का पतन हो गया और जिसमें हम देखेंगे शिल्पकार, दस्तकार अपने पारंपरिक व्यवसाय से वंचित हो गए। ये क्या है? भारत में जो अभी तक उद्योग थे वो लगभग हर गांव में रहते थे। भारत में उतनी गरीबी नहीं थी जितनी कि भारत में औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत में मुगल काल भारत के लोगों के लिए बहुत दुखमय घड़ी थी। लेकिन ऐसा एकदम गलत है, क्योंकि मुगल काल के अंतिम दौर तक भी भारत का जो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा था वो 22 से 23% था। सोचिए जिस देश का वर्ल्ड ट्रेड में कुल कॉन्ट्रीब्यूशन 1/5 हो, क्या वो देश का व्यक्ति या देश के नागरिक उतने गरीब रहेंगे? तो हाँ, ऐसा आंसर मिलेगा नहीं। अगर आप कहें कि मुगलों का शासन बहुत आदर्शमय शासन था, तो एकदम नहीं था। मुगलों के काल में भी धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था और एकदम किया गया। लेकिन आप कहें कि ब्रिटिश लोगों का काल जो है वो आदर्श शासन का है, तो वो भी आदर्श शासन का नहीं, क्योंकि आदर्श शासन को कौन सी सरकार स्थापित करेगी? वो सरकार स्थापित करेगी जो अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार होगी, जो जवाबदेही तय होगी। जब उस सरकार का भारत के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो सरकार भारत में क्यों व्यापक जन कल्याण करेगी? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार जानती है कि यहाँ हमारा दर्जा मात्र एक विदेशी व्यक्ति का है, एक दिन हम ब्रिटेन चले जाएंगे। जब वो व्यक्ति ब्रिटेन चला जाएगा तो वो व्यक्ति भारत में क्यों कल्याण करेगा? एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप एक क्षेत्र को लीजिए, वो एग्जाम्पल देते हैं एक चट्टान का। एक चट्टान पर किसी व्यक्ति को परमानेंट राइट दे दीजिए, परमानेंट अधिकार दे दीजिए, तो वही व्यक्ति उस चट्टान को बगीचे में बदल देगा। लेकिन वही चट्टान को किसी व्यक्ति को आप लीज पर दे दीजिए, कुछ साल के लिए दे दीजिए, तो वही चट्टान को वो एक रेगिस्तान में तब्दील कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कृषि का एक क्षेत्र है, इसमें फसल पैदा होती है और ब्रिटेन की सरकार ने इसको 10 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया। तो 10 वर्ष में वो इस कृषि के खेत से वो सारी फसलें कर लेगा, चाहे कृषि में मिट्टी की जो गुणवत्ता है या गुणवत्ता है वो कितनी भी खराब हो जाए, क्योंकि वो सरकार जान रही है कि 10 वर्ष के बाद तो हमें इसको छोड़ ही देना है। लेकिन जब इसमें परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, उस पर उस व्यक्ति का हमेशा के लिए अधिकार हो जाएगा, तो वो व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान देगा कि इसकी गुणवत्ता भी खराब ना हो जाए, इसमें उत्तम सिंचाई की व्यवस्था बनी रहे
उसमें खाद बनी रहे, आदि आदि। इसलिए ब्रिटेन की सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि एक दिन हम भारत से चले जाएंगे, और जब हम भारत से चले जाएंगे तो जब हमें जाना ही है तो हम भारत के लोगों का शोषण क्यों ना करें। इसलिए भारत का हथकरघा उद्योग जो पहले खूब फल फूल रहा था, अब वो नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि अब ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं भारत के बाजारों में आ चुकी हैं, और वो परंपरागत उद्योगों से बनाए गए सामानों से कहीं ज़्यादा सस्ती हैं। इसलिए अब कंपटीशन वो नहीं कर पा रहे हैं। और भारत का वो शिल्पकार जिसको अभी तक भारत में सामान बनाने के लिए बुलाया जाता था, वो अच्छे प्रोडक्ट का उत्पादन करते थे, उनकी आजीविका चलती थी। अब शिल्पकार और दस्तकार जैसे लोग पतन की ओर मुड़ गए हैं, उनका व्यवसाय छूट चुका है, और अब वो मजदूरी करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए आप देखेंगे कि रेलवे के द्वारा ही भारत में गिरमिटिया मजदूरी को भी क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने परंपरागत कृषि करना छोड़ दिया। अपने अपने क्या बोलते हैं, जो परंपरागत उद्योग धंधे में काम करते थे, उन लोगों ने उन कामों को त्याग दिया, क्योंकि अब कोई लाभ बचा नहीं था। अगर उस समय 1850 के 1900 के ईस्वी के आसपास में कोई राष्ट्रवादी सरकार होती, तो क्या वो ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगाती? तो आंसर मिलता है, टैक्स एकदम लगाती, क्योंकि वो सरकार कल्याणकारी सरकार होती, और कल्याणकारी सरकार होने के साथ साथ वो सरकार अपने उद्योगों को प्रोटेक्शन देती। और प्रोटेक्शन कैसे देती कि भारत में जो वस्तुएं आयात की जा रही थी, उस पर उच्च शुल्क लगा दिया जाता। अगर उच्च शुल्क लगा दिया जाता तो वो भारत के बाजार में प्रवेश ही नहीं कर पाती, और भारत के जो स्थानीय उद्योग थे वो अच्छे से फलते फूलते। वो ब्रिटेन जो भारत में फ्री ट्रेड करा रही हैं, किसी प्रकार का कोई आयात कर लगाया भी जा रहा है तो बहुत न्यूनतम लगाया जा रहा है। वही ब्रिटेन की सरकार अगर भारत से उत्पादित कोई माल इंग्लैंड जा रहा है तो उस पर भारी भरकम आयात कर लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि वो सरकार जानती है कि भारत की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं यदि ब्रिटेन आ गई तो ब्रिटेन में आज भी उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुएं भारत की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का कोई कंपटीशन नहीं कर पाएंगी, और जब कंपटीशन नहीं कर पाएंगी तो वहां के जो उद्योगपति हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटेन सरकार जहां एक और इस बात का नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है कि वो भारत के लोगों का कल्याण करेगी, तो एकदम आंसर मिलता है कि कोई कल्याण नहीं करेगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। उसके बाद स्थानीय विद्रोह को बहुत बुरी तरह से दबाया गया, बहुत बुरी तरह से दबाया गया। क्यों दबाया गया? इसलिए कि चाहे आंग्ल मराठा युद्ध हुए हों, सॉरी सिख युद्ध हो, सिख युद्ध के बाद की घटना बता रहा हूं, चाहे वो अफगान युद्ध हुए हों, उस युद्धों में अगर सरकार सबसे तेजी से लेकर गई तो अपनी सेना को ले जाने में एक रेलवे का महत्व बहुत अधिक रहा। इसलिए ये जो नकारात्मक प्रभाव है, अब हम एक जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि रेलवे के भारत में अंततः क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े? जब हम सकारात्मक प्रभाव पर बात करते हैं, सकारात्मक प्रभाव, तो ब्रिटेन की सरकार का उद्देश्य तो कभी ऐसा रहा नहीं था कि भारत में रेलवे के कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन भारतीय लोगों ने उसमें भी कुछ सकारात्मकता खोजी, और उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए। क्या हुए कि आप देखेंगे कि रेलवे के द्वारा भारत में राजनीतिक एकता बढ़ी।
क्यों बढ़ी? क्योंकि यातायात के बेहतर साधन हो चुके थे, हो गए थे। अब समझिए कि यदि ये देश है, अब यहाँ बंगाल में कोई क्रांतिकारी है या बंगाल में कोई आंदोलन को जन्म देने वाला व्यक्ति है, तो बंगाल के व्यक्ति का कांटेक्ट दक्षिण भारत के व्यक्ति से समानता नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि यातायात की इतनी विशेष सुविधाएं नहीं थी जिससे ये प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। लेकिन रेलवे के विकास के द्वारा भारत में राजनीतिक एकता बढ़ने लगी, क्योंकि अब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाना बहुत इजी हो गया था। इसलिए आप देखेंगे यातायात के बेहतर साधन हो जाने से राजनीतिक एकता भारत में बढ़ने लगी। वहीं आप देखेंगे कई संस्कृतियों का कई संस्कृतियों का संगम भी हुआ और आचार विचारों में एकता भी आई और एक दूसरे को जान भी पाए। आप सोचिए कि बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो प्रायः मतलब अधिकांश लोग जो मद्रास या दूसरे मैसूर की किसी संस्कृति को नहीं जानते हैं, लोगों को नहीं पहचानते हैं। अब क्या हुआ, उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का समागम हो रहा था और वो एक दूसरे से वाकिफ हो रहे थे। इसलिए रेलवे का यहाँ भी एक प्रभाव हो सकता है। आप तीसरे स्थिति में अगर देखें तो देखेंगे इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। इससे क्या हुआ कि भारत में जो स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा था, उसको गति मिल गई। क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशनों में अब पहले जो अधिवेशन एक क्षेत्र में हुआ करते थे, अब वो अधिवेशन भारत के विभिन्न कोनों में होने लगे, विभिन्न शहरों में होने लगे। अब कभी मद्रास में हो रहा है, कभी कोलकाता में हो रहा है, कभी मुंबई में हो रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो रहा है। आदि क्षेत्रों में इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभिन्न आंदोलन होने लगे और विभिन्न अधिवेशन होने लगे। उससे क्या हुआ, भारतीय लोगों में इस बात का विश्वास होने लगा कि यह सरकार या यह संगठन हम लोगों का है, जिससे हम संगठित होकर भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे। इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में रेलवे का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, जिसका प्रभाव ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक गति भी मिली। अब जो राजनेता थे, राजनेता बड़ी बड़ी दूरियां रेलवे के माध्यम से पूरी करने लगे। जिससे भारत में राजनीतिक एकता के साथ साथ आर्थिक एकता भी बढ़ने लगी थी। इसलिए आप देखिए कि रेलवे के कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए। इन सकारात्मक, हाँ एक और देखिए, भारत में अस्पृश्यता, जिसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, अस्पृश्यता भी कम हुई।
क्योंकि भारत में जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था का जो सबसे विकृत रूप था वो था अनटचेबिलिटी, अर्थात एक समाज के लोग, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को टच नहीं करते थे, उनको उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब भारत में रेलवे आई तो रेलवे से समानता हुआ क्या कि जब लोगों ने एक ही डिब्बे में बैठना स्टार्ट किया और सफ़र करना स्टार्ट किया तो प्रायः व्यक्ति ये जानना बंद कर दिए कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। इसलिए रेलवे ने अस्पृश्यता को भी काफ़ी हद तक कम किया, मतलब पूर्ण उन्मूलित नहीं किया गया, वो आज तक नहीं कर पाई सरकार, लेकिन अस्पृश्यता को शायद कम करने में और लोगों को एक साथ खड़ा करने में रेलवे का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, भारत ने रेलवे को एक द्रुत गति थी और आज भारत विश्व के टॉप 5 कंट्री में भारतीय रेलवे आती है। आज रेलवे का विकास कई आयामों में पहुंच गया है, जहां रेलवे मेट्रो बन चुकी है। मेट्रो एक नया आयाम बन चुका है जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने में बहुत फायदा दे रही। इसलिए ये सब रेलवे के प्रभाव थे। उसके बाद अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा भारत से धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत से धन का निष्कासन। भारत से धन का निष्कासन, धन का निष्कासन जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, धन के निष्कासन का आशय क्या है? आशय क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का निष्कासन का मतलब है कि धन का एक तरफ प्रभाव, धन का एक तरफा निष्कासन। मान लीजिए धन के निष्कासन का एक सिद्धांत ही है, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आपका परिवार है, आपका घर है। अगर आप अपने घर में आने वाली कुल आय को किसी ऐसे क्षेत्र में भेज देते हैं और उसको भेजते ही रहते हैं, उसके बदले में आपको एक भी पैसे का लाभ नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं धन का एक तरफा निष्कासन हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपकी राशि 500 रुपये है, उस 500 रुपये में आपने हर महीने 100 रुपये से 4 महीने तक इन्वेस्ट किया और उसके बदले में आपको प्रति माह 150 रुपये मिल रहा है, तो इसको धन का निष्कासन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो इसके बदले में मुझे कुछ लाभ हो रहा है। लेकिन आप देखिए, जब यही स्थिति ऐसी हो जाए कि आप पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करते रहें और उसके बदले में आपको एक भी पैसा ना मिले और वो भी इन्वेस्ट कहीं विदेश चला जाए, तो इसको बोलते हैं एक तरफा निष्कासन। क्योंकि ब्रिटेन का जो व्यक्ति है, जो ब्रिटेन के जो लोग हैं भारत से, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से धन लेकर जा रहे हैं, यहाँ से वो धन ले जा रहे हैं, वो धन ले जाके यहाँ चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से वो 1000 रुपये लेकर गए, 1000 रुपये, और उन्होंने 1000 रुपये की वही वस्तुएं बना ली और वही 1000 रुपये लेकर वो भारत में 10,000 रुपये में चेंज कर दिए। इसलिए आप देखिएगा कि भारत का जो पैसा विदेश जा रहा है उससे भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि भारतीय लोगों पर वही धन कई गुना की वृद्धि करके वस्तुओं के माध्यम से भारत भेज दिया जा रहा है और भारत का जबरदस्त शोषण चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं धन का एक तरफा, धन का एक तरफा बहाव,
बहाव मतलब वो धन जो ब्रिटेन के लोग भारत से ब्रिटेन ले जाते हैं और उसके बदले में भारतीय लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। इसे बोलते हैं धन का निष्कासन। क्योंकि आपको मैं बताया हूं 1765 में जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें से 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देना स्टार्ट कर दिए और कुछ लाख रुपए उसने उस समय बंगाल के नवाब को दिए, जिससे बंगाल का नवाब निजामत का कार्य करता रहे। इसलिए मात्र कुछ पैसे मुगल सम्राट को और कुछ पैसे बंगाल के नवाब को देने के बाद जो शेष राशि बची हुई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ की राशि घोषित कर दी थी। और जब लाभ की राशि घोषित कर दी गई थी तो वही राशि भारत से निकलकर ब्रिटेन भेज दी जाती थी और ब्रिटेन भेजने के बाद उस धन का निष्कासन होता था। इसलिए आप समझ पाए कि धन का निष्कासन मतलब है कि एक तरफ धन का प्रवाह हो रहा है, एक तरफा धन भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा है। इसका लाभ भारतीय लोगों को नहीं हो रहा है। मतलब एक तरफा भारत से धन चला जा रहा है, वही धन भारत में कई गुना ऐसे माल के द्वारा भेज दिया जा रहा है जो भारत के लोग उसको परचेज करते हैं। अंततः इससे भारत का दोनों तरफ से शोषण चल रहा है। इसलिए प्रश्न आता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी। एक पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बता रहा हूं आपको, ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया। इन्होंने धन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। आप समझिए, दादा भाई नौरोजी ने जो एक वो हुआ करती थी ईस्ट एसोसिएशन, एक संघ हुआ करता था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के एक सभा में, एक कॉन्फ्रेंस में दादा भाई नौरोजी जो भारतीय हुआ करते थे, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के एक कॉन्फ्रेंस में लंदन में उनने एक वक्तव्य दिया, एक लेख लिखा ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया, कि किस प्रकार ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग भारत का शोषण कर रहे हैं और भारत का शोषण करने के बाद वो एक तरफा धन का निष्कासन कर रहे हैं। और उसके बाद एक लेख भी लिखा, एक पुस्तक भी लिखी जिनका नाम था द पॉवर्टी
एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में ब्रिटेन के शासन के होते हुए किस प्रकार धन का निष्कासन हो रहा है। इसलिए इसी को बोला उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ। और भारत से धन का जो निष्कासन हो रहा था, उन्होंने उसको संज्ञा दी थी कि ये अनिष्टों से बुरा अनिष्ट है, मतलब बुरे से बुरा है। इसलिए और भी देखिए, कुछ अन्य व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्ति जो भारत से धन के निष्कासन के सिद्धांत से संबंधित हैं, सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसमें नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, गोविंद राणाडे, जस्टिस गोविंद राणाडे। इन लोगों के नाम भारत में धन के निष्कासन के संबंध में लिए जाते हैं, क्योंकि ये अर्थशास्त्री हुआ करते थे और अर्थशास्त्रों के अनुसार इन्होंने इस बात की व्याख्या की कि भारत में किस प्रकार भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। आर.सी. दत्त ने एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से रमेश चंद्र दत्त ने भी इस बात को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार अंग्रेज लोग भारत से धन लेकर विदेश चले जाते हैं। इसलिए जब ऐसे सिद्धांत भारत में लागू होने लगे तो धीरे धीरे कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशनों के माध्यम से ये बात आम लोगों के सामने रखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन के लोग भारत से धन को ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ भारत के नागरिकों को इस बात की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि भारत का शोषण किस स्तर का चल रहा है। इसलिए कांग्रेस का जो प्राथमिक चरण था, जो 1885 से लेकर 1900 ईस्वी तक या 1905 ईस्वी तक रहा, उसमें कांग्रेस की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो उपलब्धि ये थी कि कांग्रेस ने भारत के लोगों के समक्ष इस बात को रख दिया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं और एक तरफा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, धन का निष्कासन कर रहे हैं। ऐसे सिद्धांत कांग्रेस ने भारत के आम लोगों के समक्ष रखे थे और अपने अधिवेशनों में बहुत सारी बातें उठाई थी, लेकिन उसमें से एक बात ये भी थी कि आप भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। इसलिए संवैधानिक सुधार के उस दौर में कांग्रेस ने एक कार्य ये किया था कि यहाँ पर आम लोगों के समक्ष भारत में हो रहे ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को बाहर रख पाए थे। और कांग्रेस की उपलब्धि इस दौर में एक ये भी थी कि कांग्रेस ने भारत के लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए आप देख पा रहे हैं, और इस बात को भी सिद्ध कर दिया था कि अंग्रेजी शासन भारत में किसी प्रकार का जन कल्याण करने नहीं आया है। यद्यपि कांग्रेस के अधिकांश नेता स्टार्टिंग के दौर में ये मानते रहे कि अंग्रेज़ों का शासन भारत के लिए एक शुभ घड़ी है और वो भारत का विकास करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इंग्लैंड में कुछ एक्ट्स वगैरह बनाएंगे, उन एक्टों के माध्यम से अंततः जो सुधारवादी दल था कांग्रेस का, उसको भी ऐसा फील हो गया कि अंग्रेज भारत में किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं करेंगे, जितना भी करेंगे वो शोषण करेंगे। इसलिए इस सिद्धांत में हमने ये भी देखा। अब हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ में एक छोटा सा पार्ट और देखना है।
ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव सामान्यतः कॉमन ही है कि इसका प्रभाव यही हुआ कि बाद में भारत का शोषण किया गया, भारत में गरीबी अधिक बढ़ी, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था वो हो रहा था अकाल। अकाल अकाल की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि जब किसी देश का धन विदेश भेज दिया जाएगा और उस देश की गवर्नमेंट भी जन कल्याण नहीं कर रही है तो उसका होगा अंततः क्या? अंततः ये होगा उस देश में विकृत रूप से या विराट रूप से अकाल पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि 1765 में ही जैसी ब्रिटिश सरकार आई और उसने जैसे ही बंगाल विहार आदि क्षेत्र में निजामत और राजस्व वसूल करने का अधिकार लिया और 1770 ईस्वी के आसपास में ही बंगाल विहार में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें कई लाख लोग मारे गए। इसलिए अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा भारत में अकाल। भारत में अकाल नीति। अकाल और अकाल नीति। अकाल नीति। अकाल शब्द से तो आप बखूबी परिचित होंगे। अकाल वो स्थिति होती है जिस स्थिति में किसी क्षेत्र में या किसी देश में रहने वाले लोगों के लिए खाने तक के लिए और अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता है, और सरकार भी इस बात में अक्षम हो जाती है कि वो लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा पाए। लेकिन ब्रिटेन की सरकार के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं था, ऐसा कोई बहाना नहीं था या ऐसा कोई कारण नहीं था कि ब्रिटेन की सरकार भारत का अकाल दूर नहीं कर सकती थी। लेकिन दूर करेगी क्यों? क्योंकि दूर तो तब करेगी जब कोई कल्याणकारी सरकार है, और ब्रिटेन सरकार हमेशा वही कार्य करती रही जो साम्राज्यवादी हितों के लिए अनुकूल रहे। इसलिए अकाल का जब हम नीति पढ़ते हैं तो अकाल नीति को हम दो फेज में बांट लेते हैं। एक फेज बांट लेते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा 1858 ईस्वी तक। क्योंकि इस बात को शायद आप जानते होंगे कि 1857 में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लिए और उसके सारे अधिकार ब्रिटेन की रानी अर्थात क्राउन ने ले ली। तो दूसरा हम पढ़ेंगे क्राउन के अधीन। क्राउन के अधीन अकाल। ये कब? 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। क्योंकि एक तरह हम एक देख पाएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी क्या है, और दूसरा देख पाएंगे हम कि क्राउन की नीति क्या है। इसलिए आपको अगर देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वो ऐसे फीचर्स थे जिनसे अकाल पड़ा। तो अकाल के कारण की हमको बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अकाल के कारण अभी तक हमने जितने टॉपिक्स देखे हैं, हर टॉपिक्स में से दो दो रीजन्स निकाल लीजिए तो भी अकाल के कारण आप लिख पाएंगे। एक तो अकाल का कारण जो है अभी लेटेस्ट हम पढ़ा है आपको, भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास। रेलवे का विकास भारत के परंपरागत उद्योग धंधों का विनाश, शिल्पकार दस्तकारों का वंचित हो जाना और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा
और कृषि लिखते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण और अंग्रेजों की विभिन्न नीतियां। और भी सैकड़ों कारण ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं भारत में अकाल के लिए प्रेरित किए। तो हमने लिखा भारत में रेलवे का विकास। तो रेलवे पर मैं विस्तृत बताया हूं कि रेलवे के विकास के द्वारा भारत में क्या क्या प्रभाव पड़े। भारत में परंपरागत उद्योगों का धंधों का विनाश हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी पॉलिसी लगाई कि भारत का अधिकांश वर्ग जो शिल्पकार, दस्तकार या मजदूर वर्ग था, वो अपने परंपरागत उद्योगों पर डिपेंड था। और जब परंपरागत उद्योगों का और उद्योग धंधों का विनाश हो गया, तो भारत का व्यक्ति बेरोजगार हो गया और उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती है, फसल उत्पादन नहीं होती है, तो वो अपना जीवन जी सके। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर दी गई, क्योंकि कृषि क्षेत्र में वो ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि उन्होंने कृषि का कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। उसके बाद और कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है वो हम एक स्पेशली पढ़ेंगे कि भारत में ब्रिटेन के दौरान कृषि का क्या हाल था। कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब यह है कि जब ब्रिटेन की सरकार भारत में आई, तो भारत में अभी तक ऐसी फसलें बोई जाती थी जिन पर लोग अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा करते थे और खाने के लिए रख लेते थे। लेकिन जब ब्रिटेन की सरकार भारत में आई, तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, नगद खेती को बढ़ावा दिया। नगद कृषि, नगद कृषि, नगद कृषि को बढ़ावा क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटेन की आवश्यकता क्या है, नगद। इसलिए उसने कुछ खेती आरंभ करवाई, जिसमें कौन सी हुई, नील, चाय, कहवा, रबड़ और आदि। अब बताइए, अगर नील की खेती, चाय, कहवा आदि की खेती अब अधिकांश जगहों पर कराएंगे और यदि सूखा पड़ जाता है, तो किसान क्या नील खाएगा, क्या चाय खाएगा? आंसर मिलेगा नहीं। जब स्थिति ऐसी होगी तो सामान्यतः होगा क्या, सामान्यतः यही होगा कि ब्रिटेन के लोग ऐसी कृषि कराते रहेंगे जिससे भारत के लोगों को बहुत नुकसान होगा। और जब ऐसे आम व्यक्ति के पास सूखा की स्थिति आएगी, तो उनके पास धन नहीं बचेगा। अंग्रेजों की बहुत नीति, और अगर हम देखें धन का एक तरफा निष्कासन, धन का एक तरफा निष्कासन जो सबसे बड़ा कारण बना था। इसलिए हमने ये कारण देखे। अब हम देख रहे हैं, अगर आप देखें तो 1858 तक बहुत बड़े काल पड़े। तो 1770 ईस्वी में ही, 70 ईस्वी के आसपास में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिससे हजारों लाखों लोग मर गए। अगर हम इस दौर में देखें तो 12 से अधिक बड़े अकाल और अनेक छोटे छोटे अकाल देखने को मिलते हैं। वही 1850 के बाद का दौर हम देखें तो इसमें कम से कम 20 से अधिक बड़े और कई छोटे छोटे अकाल देखने को मिलते हैं। अगर इस दौर में आप देखेंगे तो आप दो दौर देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं 1876 ईस्वी का एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कम से कम 50 लाख से अधिक, नहीं सॉरी 2 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। यहीं देखते हैं 1945 ईस्वी में भी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इसलिए भारत में बहुत अकाल पड़ते रहे, और जब अकाल पड़ते रहे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसी कोई योजना ही नहीं थी कि जो इस बात को
इस बात को तय कर पाए कि किस चीज़ को हम अकाल माने, और यदि अकाल पड़ जाता है तो अकाल को ख़त्म करने के लिए और अकाल से लोगों को राहत देने के लिए हमारे पास क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इसके संबंध में ब्रिटेन ने कुछ आयोग बनाए, जिन आयोगों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। बस इस टॉपिक का ये अंतिम हिस्सा होगा। भारत में अकाल संबंधी प्रमुख आयोग। तो इसमें हम लिखेंगे कुछ आयोग हैं, जैसे कैम्पबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग, लॉयर आयोग, मैकडोनल आयोग और वुडहेड आयोग। कैम्पबेल आयोग की स्थापना कब हुई? तो कैम्पबेल आयोग की स्थापना हुई 1866 ईस्वी, और क्या बोलते हैं, उस समय जो गवर्नर जनरल रहता था शायद जॉन लॉरेंस, और इसकी स्थापना 1878 के दौरान लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉयल आयोग 1896-97 लॉर्ड एल्गिन, और 1900 ईस्वी कर्जन, और 1943 वेबल के शासन। अब आप देखिए कि भारत में जो प्रमुख अकाल आयोग हैं, आयोग का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई एक ऐसी रिकमेंडेशन बनाकर एक ऐसी समिति का स्थापना कर देना जो ऐसी रिकमेंडेशन दे सके कि अकाल क्यों पड़ता है, अकाल पड़ता है तो भारत के लोगों को कैसे सुविधा दी जाए, लोगों को गरीबी के मुंह से कैसे निकाला जाए, उसके बाद व्याप्त गरीबी को कैसे उन्मूलित किया जाए, आदि आदि अकाल के माध्यम से तय किया जाता है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1866 में ही जब अकाल पड़ा तो जॉन लॉरेंस जो है गवर्नर है, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था कैम्पबेल आयोग। कैम्पबेल आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी, लेकिन ये रिकमेंडेशन सही नहीं थी। जब समय आया 1878 ईस्वी का, तब भारत का गवर्नर रहता था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने एक आयोग बनाया जिसका नाम है स्ट्रेची आयोग। इन सब चीज़ों का महत्व क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका संबंध अकाल से है, तो आप बता पाएंगे कि इन आयोगों का अकाल से संबंध है। किस सन में आए तो सन बता पाएंगे, किस गवर्नर ने बनवाए तो आप गवर्नर बता पाएंगे। लॉर्ड लिटन ने की। इसी के शासनकाल में जब लॉर्ड लिटन ने की और लॉर्ड लिटन जाने के बाद आया लॉर्ड रिपन ने इसी स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा से भारत में अकाल संहिता का निर्माण करवाया। अकाल संहिता का निर्माण कराया गया। अकाल संहिता का निर्माण किसके रिकमेंडेशन से हुआ तो आप जान चुके हैं, स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग कब बना तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने आगे प्रोसेस करते हुए भारत में अकाल संहिता का निर्माण करवाया। उसके बाद लॉयल आयोग अकाल से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1896-97 में लॉर्ड एल्गिन ने की।
उसके बाद आता है एक मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 ईस्वी में कर्जन ने किया। इसी के रिकमेंडेशन से अकाल कमिश्नर का पद गठन किया गया था। अकाल कमिश्नर का जो पद था वो लॉर्ड, और वुडहेड आयोग जो है वो 1843 ईस्वी में आया, जब भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसलिए ब्रिटिश शासन ने भारत में अगर किसी की कमर तोड़ी थी तो वो भारत का आम व्यक्ति था, जो पूरे रूप से वंचित हो चुका था। इतने ज़्यादा अकाल पड़ रहे थे कि सामान्यतः लोगों के करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। एक 1850 से अगर हम देखें 1947 तक, तो 10 से 12 करोड़ लोग लगभग अकाल से मरे हुए थे। उस सरकार ने भारत को अकाल में लोगों को मारा था, जिस सरकार के पास करोड़ों रुपए का राजस्व हुआ करता था। अगर ब्रिटेन की सरकार अपनी कुल आय का 1% हिस्सा भी भारत की अकाल नीति में लगा देता, तो हो सकता है कि भारत में अकाल की स्थिति तो होती, लेकिन अकाल का उन्मूलन इस तरीके से किया जाता कि शायद विश्व में कोई देश नहीं कर पाया हो। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने भारत के किसी भी व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और भारत की हर व्यक्ति की उपेक्षा की, खासकर ऐसे गरीब वंचित व्यक्ति की जिसका समाज में वजूद भी कम था और वो ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए आप देखेंगे कि अकाल नीति तो ब्रिटेन सरकार बनाती रही। ब्रिटेन के लोगों ने ये बताया कि हमारे पास अकाल के लिए बहुत सारे आयोग गठन कर रहे हैं और उन आयोगों के माध्यम से हम भारत में अकाल का उन्मूलन कर देंगे। अकाल में हम लोगों का कल्याण करेंगे, उन लोगों को रोजगार देंगे जो रोजगार से वंचित हो गए हैं। लेकिन इन आयोगों ने जो रिकमेंडेशन की हो, उन रिकमेंडेशन में कोई भी रिकमेंडेशन को कभी लागू नहीं किया गया। लागू किया भी गया तो वो इतनी कम हेल्प थी कि वो आम व्यक्ति तक कभी पहुंच नहीं सकती थी। आज भी सरकारें कई ऐसी योजनाओं को लेकर आती हैं, कई ऐसे रिकमेंडेशन देते हैं जो सामान्यतः फाइलों में चलते रहते हैं और उनके कागज़ तो पूरे होते रहते हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविक नीतियां हैं वो धरातल पर कभी दिखती ही नहीं। भारत में आज भी स्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या बेरोजगार हो, वो अधिकांशतः उस योजना का पात्र भी हो, लेकिन उसको लाभ मिल नहीं पाता है। लाभ भारत में किन लोगों को मिल पाता है? जिनकी पॉलिटिशियन से अच्छी पकड़ होती है, जो ब्यूरोक्रेसी में अच्छा कांटेक्ट रखते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा ऐसी कई योजनाएं होती हैं, कई ऐसी लोन स्कीम होती हैं जो बड़े और संभ्रांत लोग राजनीतिक फ़ायदा लेकर उनको अपने नाम करा लेते हैं। हज़ारों लाखों लोग लाखों रुपए का गबन कर लेते हैं। ना तो सरकार उनके खिलाफ कोई मूवमेंट कर पाती है, क्योंकि वो जानती है कि हमारा जो वैश्विक आधार है वो यही है। लेकिन भारत में यदि आज भी किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो वो भारत का एक आम व्यक्ति होता है। भारत का वो मजदूर, वो वंचित व्यक्ति होता है जिसके पास इतने राइट्स नहीं हैं कि वो किसी व्यक्ति की शिकायत भी कर पाए। वो शिकायत वो कर भी लेता है तो क्या उसको आज भारत के सरकारी दफ्तरों में घुसने दिया जाता है? तो आंसर मिलता है नहीं, घुसने दिया जाता है। क्योंकि भारत में आज भी व्यक्ति किसी के कपड़े और उसकी रहन सहन देखकर ही उसके साथ ट्रीट करता है। इसलिए जो अकाल नीति ब्रिटेन ने लागू की थी वो आज आप भारत के कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से देख सकते हैं, जो योजनाएं कागज़ों में तो चलाई जाती हैं लेकिन उनका वास्तविक कोई रूप होता ही नहीं है। इसलिए ब्रिटेन ने भारत में हज़ारों ऐसे कार्य किए जिसके द्वारा भारत का अंततः शोषण ही होता रहा। इसलिए इस टॉपिक के दौरान हमने आपको ये विभिन्न सारे डायमेंशन बताए। थैंक यू।